हेलो वांगशन लवर। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आपको मेरी स्टोरी लव एंड हेट कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए मुझे। लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए हम अपनी स्टोरी लव एंड हेट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था जहाँ विंग जो था अचानक से बेहोश हो जाता है लास्ट एग्ज़ाम के दिन। तो वांग जी से हमारा लेकर जाता है हॉस्पिटल्स का चेकअप करवाने के लिए। तो तभी हम देखते हैं डॉक्टर्स कहते हैं कि मिस्टर लैन, हम आपको रिपोर्ट आपके नंबर पर सेंड कर देंगे। अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से अभी हम रिपोर्ट नहीं दे सकेंगे। तो वांग जी जो था कहता है ठीक है। विंग को जब होश आता है तो वो बहुत गुस्सा करता है और वो अपने घर आ जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग के जो लॉयर थे वो आए हुए थे और वो बताते हैं कि विंग को अब अब्रॉड जाना होगा हायर स्टडी के लिए, तो वो भी उनके साथ ही जाएंगे। तो हम देखते हैं विंग जो था अब्रॉड चला जाता है और सुबह 6 बजे उसकी फ़्लाइट होती है और वांग जी जो उसे चुपके से सी ऑफ करने आता है उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वो कहता है विंग, जब तुम वापस आओगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें ये ज़रूर बताऊँगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुमसे नफ़रत नहीं कर पाया चाह के भी। जब तुम वापस आओगे विंग, मैं तुम्हें बताऊँगा। तभी हम देखते हैं विंग की फ़्लाइट परवास कर जाती है और आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। विंग के जाने के बाद वांग जी बोझल दिल से वापस आता है और वो अपने मन में वादा करता है कि विंग, मैं तुम्हारी ग्रैनी का ख्याल रखूँगा। जब तुम वापस आओगे तो उन्हें ऐसा ही पाओगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तभी हम देखते हैं वांग जी घर वापस आता है और फिर वो ऑफ़िस के लिए रेडी होता है और अपने ऑफ़िस के लिए निकल जाता है। वांग जी के जहन से निकल गया था विंग की रिपोर्ट के बारे में। इसे याद भी नहीं था कि डॉक्टर ने कहा था कि वो रिपोर्ट उनके नंबर पर सेंड कर देंगे। वांग जी ने अपने मोबाइल पर आने वाले नोटिफिकेशन चेक ही नहीं किए और वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन अंकल कुरैन ने कहा कि वो यानली के लिए कोई तजर्बेकार लेडी रखना चाहते हैं जो इस हालत में यानली का अच्छे से ख्याल रख सकें, क्योंकि हमारे घर में कोई लेडी नहीं है। ऐसी हालत में यानली के पास एक लेडी का होना बहुत ज़रूरी है। तभी वांगजे भी वहीं मौजूद होता है। वो अचानक से कहता है, अंकल, एक लेडी है जिसे जो मिस यानली का अच्छे से ख्याल रख सकेंगी। वांगजी जब ये कहता है तो सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। तभी अंकल कुरैन कहते हैं, बोलो वांगजी, बेटा कौन है वो। अगर वो जब तुम कह रहे हो तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छी हो, हमें बताओ वो कौन है। तभी वांग जी हिचकिचाते हुए कहता है, वो अंकल फैमियान के घर जो लेडी हैं, ओल्ड लेडी लेडी वैन, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तभी यानली का मूड अचानक से चेंज हो जाता है और वो कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे वो लेडी बचपन से ही पसंद नहीं है अंकल, प्लीज़। तभी चैंग कहता है, ओहो शिजे, आपने देखा नहीं वो हमारा कितना ख्याल रखती थी और मुझसे और विंग से तो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। आप नहीं जानती क्या, वो आपकी छोटी छोटी ज़िद को भी बर्दाश्त करती थी। तभी वांगजी भी कन्विंस करता है और शिचैन कहता है, हाँ वैसे मैंने ग्रैनी वैन को देखा है, वो बहुत अच्छी लेडी हैं। तभी हम देखते हैं अंकल कुरैन कुछ सोचते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। यानली मुंह बनाती रह जाती है। तभी वांग जी कहता है, अंकल, मैं ऑफ़िस से वापसी पर ग्रैनी वैन को लेने चला जाऊंगा। आप प्लीज़ अंकल फैमियान और आंटी यू से बात कर लीजिएगा। तभी अंकल कुरैन कहते हैं, ठीक है वांग जी। लन वांग जी जो था थोड़ा सा अपने मन में एक खुशी सी महसूस करता है कि वो कम से कम विंग की किसी याद को तो अपनी आंखों के सामने देख पाएगा। तभी हम देखते हैं वांग जी जो था ऑफ़िस के बाद जियान हाउस जाता है और फिर वहाँ जाकर जब वो मैडम यू को कहता है, मैडम यू कहती हैं, हाँ हमें कुरैन ने बताया था, चलो ठीक है, तुम लेडी वैन को ले जा सकते हो।
तभी हम देखते हैं ग्रैनी मैन आती हैं। जब उन्हें पता चलता है तो वो कहती हैं नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी और मैं लेंस के हाथों बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। तभी जैन फेनमैन कहते हैं ग्रैनी, मिस ग्रैनी, हमने आपको इतना अरसा इसलिए नहीं रखा कि आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी को चलाएंगी, ठीक है ना। आपको वही करना होगा जो हम कहेंगे। तभी हम देखते हैं मैडम यूँ कहती हैं, लगता है तुम्हारी ज़बान बहुत चलने लगी है, जो तुमसे कहा जा रहा है बस वही करो, ठीक है। तभी हम देखते हैं ग्रैनी मैन ना चाहते हुए भी वांग जी के साथ लैंड मेंशन आ जाती हैं। उनका अच्छे से इस्तकबाल किया जाता है और फिर यानली जो थी उन्हें देखकर बहुत मुंह बनाती हैं। जबकि चैन जो था, चैंग दौड़ के आता है और उन्हें गले लगा लेता है और कहता है ग्रैनी, हम मुझे बहुत खुशी है आपको यहाँ देखकर। आपको पता है जब विंग को पता चलेगा वो भी बहुत खुश होगा। तभी हम देखते हैं ग्रैनी मैन उसके बालों में प्यार से हाथ सहलाती हैं और कहती हैं मैं नहीं जानती कि विंग को अच्छा लगेगा या बुरा, पर मैं मजबूर हूँ। इतना वो बस आहिस्ता से कहती हैं। तभी चैंग कहता है मैं समझ सकता हूँ ग्रैनी मैन। तभी हम देखते हैं वांग जी कहता है अपने सर्वेंट को बुलाकर कि ग्रैनी मैन का सामान उनके रूम में ले जाया जाए और उनका अच्छे से ख्याल रखा जाए। तभी हम देखते हैं ग्रैनी मैन को वहाँ से ले जाया जाता है। अब वांग जी को थोड़ा रिलीफ फील होता है और वो कहता है विंग, देखो तुम बहुत खुश होगे, मुझे मुझे इस बात का यकीन है, मैं यकीन कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वांग जी विंग को बहुत मिस कर रहा था। उधर हम देखते हैं कुछ दिन ऐसे ही अब बीतने लगते हैं। ग्रैनी वैन यानली का अच्छे से ख्याल रखने लगती हैं। ग्रैनी वैन को हालांकि सब पता था कि ये जो बेबी है यानली के टमी में, ये लेंस का नहीं बल्कि जीन्स का है, पर वो खामोश रहती हैं, वो कुछ नहीं कहती क्योंकि वो इन बातों में कोई दिलचस्पी ही नहीं रखती थी। उन्हें तो बस अपने बेटे से मतलब था जो कि अब्रॉड गया हुआ था, बस उसी की फ़िक्र में रहती थी। जब विंग को पता चलता है, एक दिन विंग और चैंग से बात कर रहा था, जब उसे पता चलता है तो उसे थोड़ा गुस्सा भी आता है। वांग जी जो कि ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी अचानक विंग का फ़ोन आता है। चैंग बहुत खुश हो के बातें कर रहा था, विंग भी उसे सब कुछ बता रहा था। वांग जी बस कान लगाकर विंग की वॉइस सुनने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं ग्रैनी मैन जब विंग से बात करती है तो विंग थोड़ा नाराज़ था, पर ग्रैनी मैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाता है कि ग्रैनी मैन को यकीनन फोर्स करके यहाँ भेजा गया है। तभी विंग कहता है ग्रैनी, आप चिंता मत करिए, प्लीज़ शांत हो जाइए, मैं समझ सकता हूँ सारी सिचुएशन। आप यहाँ आराम से रहिए मेरे आने तक, मैं जैसे ही आऊँगा सब ठीक कर दूँगा, बस आप मुझ पर ट्रस्ट रखिए। तभी ग्रैनी मैन कहती हैं बेटा तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखना और अच्छे से अपनी स्टडी कंप्लीट करो। मैं मरने से पहले तुम्हें एक कामयाब इंसान बनते देखना चाहती हूँ, जैसे कि तुम्हारे माँ बाबा चाहते थे। तभी हम देखते हैं जैसे ही वांग जी विंग के माँ बाबा का नाम सुनता है तो गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच लेता है और कहता है ज़रूर उन लोगों का नाम यहाँ लिया जाना था। तभी हम देखते हैं वांग जी खुद को शांत करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन यानली की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, जैसे कि अजीब सा उसे फील हो रहा था क्योंकि यानली अब 5 मंथ प्रेग्नेंट हो चुकी थी, तो उसके मूड स्विंग्स बदलते रहते थे। तभी लैंड ग्रैंड कहते हैं वांग जी तुम यानली को हॉस्पिटल लेके जाओ, चेकअप करवाओ इसका, आज उसका वैसे भी चेकअप है। तभी वांग जी कहता है पर अंकल मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तभी अंकल कहते हैं बिल्कुल नहीं, तुम जा रहे हो तो बस जा रहे हो, हद होती है, तुम एक दिन भी अपनी ओमेगा के साथ बाहर नहीं गए उसे लेकर, ना ही उसे कभी चेकअप के लिए लेकर गए हो। वांग जी खामोश हो जाता है और यानली और वांग जी को ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ हॉस्पिटल जाना पड़ता है। उधर हम देखते हैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ पर वो डॉक्टर थे और वो डॉक्टर जैसे ही लान वांग जी को देखता है तो वो कहता है ओह मिस्टर लैन, आपको इतने अरसे बाद देखकर अच्छा लगा। वैसे वो जिस लड़के को आप यहाँ लेकर आए थे वो कैसा है, अब उसकी कंडीशन तो ठीक है ना।
आप दोबारा उसे चेकअप के लिए लाए ही नहीं, जबकि मैंने रिपोर्ट में साफ लिखा था कि वो बहुत वीक है। तभी वांग जी का दिमाग एकदम हिलता और कहता है, रिपोर्ट? कि कैसी रिपोर्ट और कौन? तभी वांग जी को धीरे धीरे याद आता है कि विंग को वो एक बार यहाँ लेकर आया था। वांग जी कहता है, तो क्या हुआ था उसको, उस ओमेगा को क्या हुआ था? और रिपोर्ट मैंने तो, मुझे तो याद भी नहीं है इस रिपोर्ट का। तभी डॉक्टर कहता है, मिस्टर लैन, आपने शायद चेक नहीं किया, मैंने तो दूसरे दिन ही रिपोर्ट सेंड कर दी थी उस ओमेगा की। एक्चुअली वो ओमेगा प्रेग्नेंट है। तभी हम देखते हैं वांग जी जैसे ही ये सुनता है अपनी जगह फ्रीज रह जाता है और कहता है, प्रेग्नेंट? पर ऐसा कैसे हो सकता है? वांग जी एकदम होश में होता है और शदीद गुस्से में डॉक्टर का कॉलर पकड़ के कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक अनमैरिड ओमेगा को प्रेग्नेंट बताने की? हो सकता है रिपोर्ट गलत हो। तभी हम देखते हैं डॉक्टर खुद को बहुत मुश्किल से चलाता है और कहता है, मिस्टर लैन, ये क्या बदतमीज़ी है? आप जानते भी हैं आप क्या कर रहे हैं, खुद पर कंट्रोल करिए। और हाँ, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, वो ओमेगा प्रेग्नेंट है। सुना आपने? और मैं नहीं जानता आपके साथ उसका क्या रिलेशन है, पर ये बात सच है कि वो प्रेग्नेंट है। तब भी हम देखते हैं यान्नी चुप करके बातें सुन रही थी। वांग जी का गुस्से से दिमाग पागल हो रहा था, उसका बस नहीं चल रहा था कि वो डॉक्टर को जान से मार डाले। तभी हम देखते हैं यान्नी डॉक्टर से पूछती हैं, डॉक्टर प्लीज़ आप मुझे बताइए क्या बात है और आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तभी हम देखते हैं डॉक्टर कहते हैं, आज से 4 मंथ पहले, तकरीबन 4-5 मंथ पहले, जब मिस्टर लैन यहाँ किसी विंग नामी ओमेगा को लेकर आए थे, वो बेहोश था। तो जब हमने इसे चेक किया तो हमें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। यानी जब ये सुनती है तो वो हैरान हो जाती है। फिर उसे याद आता है सब कुछ कि हाँ, वो प्रेग्नेंट हो सकता है, क्योंकि वेरिगनाइट तो ये विंग के साथ ही वांगजी की हुई थी, तो ऑफ कोर्स वो प्रेग्नेंट होगा। तभी हम देखते हैं यानली खामोश हो जाती है। वांगजी जो कि था बहुत गुस्से में था और कहता है, मिस यानली आप अपना चेकअप करवाइए और मैं ड्राइवर को बोल दूँगा, वो आपको घर ले जाएंगे, मुझे प्लीज़ ज़रूरी काम से जाना है। वांग जी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी का दिमाग पागल हो रहा था, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। विंग जो जिससे वो इतना प्यार करता आ रहा है, जो जो उसकी सांसों में बस रहा है धीरे धीरे, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी जान उसके जिस्म से निकल रही है। सोच कर ही कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसका विंग प्रेग्नेंट, वो भी किसी और के बेबी से, नहीं ये नहीं हो सकता। वांग जी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहा था। वो एक पार्क में जाता है और वहाँ बस बैठ जाता है, उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे और वो फिर उठकर दीवार को, मतलब कि सामने एक दरख्त था, उसे जाकर पंच करने लगता है। वांग जी के हाथ शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं और उसके हाथों से खून निकलने लगता है। कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा विंग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तभी वांग जी के जहन में आता है, हाँ क्यों नहीं हो सकता, वो तो मुझसे नफ़रत करता है ना, उसके उसके लिए तो मैं कोई मायने नहीं रखता, वो ऐसा कर सकता है। और हो सकता है उन उन तीनों अल्फाज में से कोई एक उस बेबी का फादर हो जिससे विंग प्यार करता हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ मीरा है बस। वांग जी खुद को बहुत ज़्यादा पंचिंग कर रहा था, ज़ख्मी कर रहा था। तभी कुछ लोग आते हैं और वांग जी को इस हालत में देखकर उसे पकड़ते हैं और कहते हैं, क्या आप पागल हो गए हैं? आपके हाथ बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुके हैं, आप होश में तो हैं? क्या आपने ड्रिंक किया हुआ है? वांग जी जब ये सुनता है तो बस अपने हाथों को देखता, उसे तकलीफ़ भी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि हाथों की तकलीफ़ से ज़्यादा उसके दिल में जो दर्द हो रहा था वो बेइंतहा था। वांग जी फिर वहाँ से चला जाता है। वो सड़क पर चलता जा रहा था और उसके हाथों से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। वांग जी बस टूटी हुई हालत में घर आता है। तभी हम देखते हैं कुरैन, शिचान और चेंग सामने बैठे हुए थे। जैसे ही वांग जी की हालत देखते हैं वो एकदम दौड़ते हैं। शिचान कहता है, वांग जी ये क्या हुआ तुम्हारे हाथों को, इतने ज़ख्मी? वांग जी क्या हुआ तुम्हें? वांग जी बस कुछ नहीं कहता और एकदम से नीचे बेहोश होकर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं ठीक 1-1.5 घंटे के बाद वांग जी धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है और देखता है चारों तरफ। उसके अंकल
और उसके गगा खड़े हुए थे। वो कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें होश आ गया? मुझे बताओ क्या हुआ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी हर तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ मुझे बताओ वांग जी, क्या हुआ? तभी वांग जी की आंखों से आंसू निकलते हैं और कहते हैं, कुछ नहीं अंकल, बस थोड़ा ऐसे ही। तभी शिनचैन कहते हैं, कुछ नहीं? क्या मतलब कुछ नहीं? तुम जानते भी हो तुम्हारे हाथों की क्या कंडीशन है, शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। तुमने खुद को इतना पनिश क्यों किया, मुझे बताओगे? तभी वांग जी कहता है, गगा प्लीज़ मुझसे कुछ मत पूछिए। अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हैं ना तो प्लीज़ मुझसे कोई सवाल मत करिए। इतना कहकर वांग जी आंखें क्लोज कर लेता है। उसे बहुत रोना आ रहा था। मिंग का वो फेस बार बार उसके सामने आ रहा था। वांग जी शिनचैन और अंकल उसके कमरे से चले जाते हैं वांग जी को रेस्ट का बोलकर। वांग जी की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। उधर हम दूसरी तरफ देखते हैं, यान ली अपने घर जाती हैं और मैडम यू और अपने फादर को सब बताती हैं। मैडम यू कहती हैं, ओह अच्छा, तो ये बात है, वो मनहूस ओमेगा उस लैन वांग जी के बेबी से प्रेग्नेंट है। चलो ये भी अच्छा है। अब हमें उसे मतलब कि साइन करवाने में प्रॉपर्टी के पेपर्स पर ज़्यादा आसानी होगी। अगर वो नहीं करेगा तो वो खुद भी मरेगा और उसका बेबी भी मरेगा। तभी हम देखते हैं यानली कहती है, मॉम कुछ भी करिए पर मुझे इन लैंड से छुटकारा चाहिए। तभी जान फेमिनियन कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? और वैसे भी उस जिन जशन का कुछ पता नहीं है। यान ली एकदम उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं और अपनी टमी पर हाथ रख के कहती है, जिशन तुम कहाँ हो? प्लीज़ आ जाओ, मुझे प्रोटेक्ट करो, मुझे और बेबी को तुम्हारी ज़रूरत है। उधर हम देखते हैं वांग जी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था। अब तकरीबन 10 से 15 दिन हो जाते हैं। यान ली घर में अपने रूम में बैठी थी, फ़ोन पे कुछ कर रही थी। तभी अचानक से उसके नंबर पर एक मैसेज आता है, जिसे पढ़कर यान ली के हाथ कांपने लगते हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो जैसे ही दोबारा रीड करती है तो उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है और साथ वो रो भी रही थी, क्योंकि ये तो उसके लिए खुशी के आंसू थे। तभी हम देखते हैं यान ली उसे दोबारा मैसेज करती है, बल्कि मैसेज के बाद तुरंत ही वो कॉल करती है और कहती है, जिशन तुम कहाँ हो? तुम यहाँ आओ मेरे पास, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी आगे से रिप्लाई आता है कि तुम वहीं आ जाओ जहाँ हम पहले मिलते थे, मैं तुम्हारा वहीं इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी यान्नी कहती है, मैं अभी आती हूँ, बस अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दो मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं भी आती हूँ। तभी हम देखते हैं यान्नी रेडी होकर जब जाने लगती है तो कुरैन कहते हैं, यानली बेटा तुम कहाँ जा रही हो? तभी यानली कहती है, अंकल मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे मॉम ने बुलाया है, प्लीज़ मुझे जाना होगा। तभी इतना कहकर वो रुकती भी नहीं और वहाँ से गाड़ी लेकर चली जाती है। अब हम देखते हैं कुछ दिन बाद का सीन, जहाँ पर यानली दोस्त से मिलकर आ चुकी थी, पर वो बहुत खुश रहने लगी थी क्योंकि यानली ने जशन को सब कुछ बता दिया था और उन्होंने एक प्लान भी तैयार कर लिया था जिस पर वो बहुत जल्द काम करने वाले थे। उधर हम देखते हैं वांग जी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका था, वो किसी से बात नहीं करता था, ना ही ज़्यादा घर में रहता था, कुछ खाता पीता भी नहीं था, मतलब कि इसकी हालत बहुत अजीब हो गई थी। अब 1 डेढ़ हफ्ते की बात है, यानली घर पर कोई भी नहीं था। चैंग जो था उसके साथ अपनी मॉम डैड से मिलने गया हुआ था शिनचैन के साथ। तभी हम देखते हैं कुरैन किसी काम से अपने दोस्तों के पास गए हुए थे। यानली सीक्रेट डोर से पहले अपना सामान बाहर पहुंचाती है, फिर धीरे धीरे चलती मेन डोर से बाहर आती है और किसी को कुछ ना बताए बगैर बाहर निकल जाती है। और बस फिर क्या था, जैसे ही सब लोग घर आते हैं, घर में इतना सन्नाटा देखकर वो नौकरों से पूछते हैं, स्पेशली अंकल कुरैन कहते हैं, इतनी खामोशी क्यों है? और यानली वो कहाँ है? क्या उसने खाना खाया? ग्रैनी बहन आपने यानली को खाना खिलाया? तभी ग्रैनी बहन कहती हैं कि पिछले 4 से 5 घंटे से वो अपने रूम से बाहर ही नहीं आई और आपको पता है मैं ऊपर जा नहीं सकती।
तभी हम देखते हैं कुरैन कहते हैं ओके मैं देखता हूँ। कुरैन जब रूम में जाते हैं तो रूम का दरवाजे को नॉक करते हैं, अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तभी वो कहते हैं हो सकता है वॉशरूम होगी, चलो मैं चैंग को भेजता हूँ। तभी वापस कुरैन नीचे आते हैं और आकर जैसे ही बैठते हैं वांगजी भी आता है। तभी वांगजी अपने रूम में जाता है और फिर फ्रेश होकर बाहर आता है, लेकिन टेबल पर एक पेपर मुड़ा हुआ देखकर वो कहता है ये क्या है। तभी वो पेपर उठाता है, जैसे ही वो उसे रीड करता है तो एकदम से उसका सिर चकरा जाता है, क्योंकि वो यालनी की हैंड राइटिंग थी और उसी का ही लेटर था। वांगजी दौड़ते हुए नीचे आता है, कहता अंकल गगा ये देखिए। तभी वांगजी के हाथ पैर कांप रहे थे। ग्रैनी वैन भी आ जाती है, सब लोग अपने रूम से आते हैं। बाहर चैंग भी आता है। शिचेन कहता है क्या हुआ वांगजी, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो और तुम्हारी ये हालत क्या हुआ मुझे बताओ। तभी वांगजी कुछ नहीं कहता और वो लेटर सीधा अपने गगा के हाथ में देता है। जैसे ही वो पढ़ते हैं वो भी शॉक्ड रह जाते हैं। तभी अंकल कुरैन भी लेकर पढ़ते हैं, कहते हैं ये क्या बकवास है, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वांगजी कहता है ऐसा ही हुआ है, इन जियान्स ने हमें धोखा दिया है। वो लड़की एक कैरेक्टरलेस थी, वो किसी और का बेबी अपनी टमी में लेकर हमारा लेंस का नाम ले रही थी। कितनी गलत बात है, मुझे नफ़रत हो रही है उससे और ख़ुद पर मुझे गुस्सा आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं वांगजी को याद आता है पर वेडिंग नाइट तो ये कैसे हो सकता है। नहीं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी हम देखते हैं वह कुरैन कहते हैं जल्दी से कॉल मिलाओ फैमियान को। चैंग भी हाथ में लेटर लेकर पढ़ता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहता है नहीं शीजे आप ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि लेटर में साफ लिखा था कि ये मेरी टमी में पलने वाला बेबी किसी और का नहीं जिन जुशान का है, और मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपने बेबी को कुछ अरसे के लिए सेव करने के लिए की थी, ताकि मेरे घर माँ बाबा मुझे फोर्स ना करें इस बेबी को गिराने के लिए। प्लीज़ मुझे सब माफ़ कर देना और ना ही मुझे ढूंढने की कोशिश करना। मैं किसी को, मेरे माँ बाबू को तो पता भी नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। प्लीज़ किसी को कुछ मत करिएगा, मैं आप लोगों से विनती करती हूँ। इतना कहकर बस आंसू की एक लकीर उस पर लेटर पर गिरी हुई थी और बस लेटर का एंड था। तभी हम देखते हैं जैन फैमियान और मैडम यू को जब पता चलता है तो वो भी लैन हाउस आते हैं और कहते हैं हमें नहीं पता कि हमारी बेटी कहाँ गई है और ये सब हो सकता है, ये सब तुम लोगों की एक चाल हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी कुरैन आते हैं और कहते हैं यू तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे, फिर भी तुम ये बकवास कर रही हो। अगर तुम्हारी बेटी मुझे मिल गई ना तो मैं अपने हाथों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमें धोखा देने की, इतना अरसा वो यहाँ रही, बेबी 6 मंथ का जब बेबी हो गया तब वो रिवील कर रही कि वो लेंस का नहीं है। इतना बड़ा धोखा मेरे बेटे के साथ क्यों किया तुमने ऐसा। अगर मैं चाहूँ ना तो इसके बदले मैं तुम्हारे दूसरे बेटे को भी यहाँ से निकाल सकता हूँ। तभी चैंग कहता है नहीं नहीं अंकल प्लीज़ मुझ पर रहम कीजिए, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। तभी सुचैन के सामने चैंग कहता है प्लीज़ प्लीज़ सुचैन आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं हूँ। तभी सुचैन भी खामोश हो जाते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या ना करे। तभी हम देखते हैं फैंगियन कहते हैं मेरी बेटी ने जो किया सो किया, जब वो मिलेगी तो हम मिलकर उसे पनिश करेंगे, लेकिन प्लीज़ मेरे बेटे को यहाँ से मत निकालिए, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। तभी कुरान कहता है क्या पता ये भी किसी मकसद के तहत आया हो यहाँ पर और कल को किसी और के साथ प्रेग्नेंट होकर मेरे बेटे का नाम ले दे। तभी शैंग कहता है अंकल मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं करैक्टरलेस नहीं हूँ और ना ही मैंने कभी किसी से प्यार किया है, मैं बस अपने हस्बैंड से प्यार करता हूँ, प्लीज़ अंकल। चैंग बहुत रो रहा था। शिचैन कहते हैं आ चैंग प्लीज़ शांत हो जाओ और हमें सोचने दो, सिचुएशन बहुत ख़राब है, तुम समझ सकते हो। तभी चैंग कहता है मैं समझ सकता हूँ पर प्लीज़ मुझे इसकी पनिशमेंट मत दीजिए
चैंग जो था बहुत रो रहा था। वांग जी कहता है किसी को पनिशमेंट देने की ज़रूरत नहीं, जो होना था मेरे साथ तो हो गया, मेरी किस्मत मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इतना बोलकर वांग जी अपने रूम में चला जाता है और चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगता है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। एक इतना अरसा वो एक ऐसी लड़की के साथ रह रहा था जिसे जो जो किसी और से प्यार करती थी और किसी और के बेबी से प्रेग्नेंट थी। ये कैसे हो सकता है। वांग जी कहता है फिर उस रात मेरे साथ कौन था, वो कौन था जिसके साथ मैंने वेडिंग नाइट स्पेंड की थी। ओह गॉड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं आखिर, मैं किससे इन सवालों का जवाब लूं। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये पार्ट? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।